अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की वीडियो में हम जो है पार्टनरशिप एक्ट 1972 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और इसके एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1972। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप को हम एज अ लेमैन देखते हैं, हम स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की तरफ बाद में जाएंगे। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप अगर हम टर्म पर गौर करें तो ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, पार्टनरशिप। पार्टनर से मुराद, फॉर एग्जांपल जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो यहाँ से क्या सिग्निफाई होता है? ये सिग्निफाई होता है कि हम किसी और बंदे की तलाश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं हो गया और मेरा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पार्टनर मतलब कि मैं किसी दूसरे शख्स की बात करूँ तो यहाँ पर दो लोगों की कम से कम बात हो रही है। इस टर्म से ये ज़ाहिर हो रहा है। शिप जो है ये टर्म हम जो है रिलेशन से कर सकते हैं, रिलेशनशिप। तो ये क्या हो गया? पार्टनरशिप दो लोगों के दरमियान में एक जो रिलेशन होता है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये तो हो गया एक लेमैन की डेफिनेशन पार्टनरशिप की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है पार्टनरशिप एक्ट 1972 के अंदर जो है इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1972, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस। पार्टनरशिप जो है एक ताल्लुक है लोगों के दरमियान में, लोगों के, यहाँ सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, दो, कम से कम दो की बात हो रही है, मतलब लोगों के दरमियान में एक ताल्लुक है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर अग्रीमेंट किया है, इत्तेफाक किया है कि वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। किस चीज़ के प्रॉफिट? ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल, और वो बिजनेस जो है वो सब भी कैरी कर सकते हैं, मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है, मामलात है, वो सब भी कैरी कर सकते हैं सारे पार्टनर्स। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर जो है उनमें से कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ पर उस बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1972 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अशखास आपस में मिलते हैं, वो आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि हम जो है एक बिज़नेस कंडक्ट करेंगे, उस बिज़नेस के रिज़ल्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को हम शेयर करेंगे। और ये जो बिज़नेस है ये वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम सब कंडक्ट करेंगे या हम में से कोई स्पेसिफिक पार्टनर होगा जो कि हम सब के लिए ये बिज़नेस कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है हमारे पार्टनरशिप का। अगर हम इसकी चले एसेंशियल्स की तरफ, तो ये डेफिनेशन जो है ना बड़ी होलसम किस्म की है। इस डेफिनेशन के अंदर हमें सारे जितने भी एसेंशियल्स हैं पार्टनरशिप के वो मिल जाएंगे। अक्सर डेफिनेशंस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत तरीके से लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसने ड्राफ्ट की हुई है। अगर हम देखें एसेंशियल्स को, तो एसेंशियल्स में से सबसे पहले एसेंशियल हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट हमें इस डेफिनेशन के अंदर ही जाहिर हो रहा है। क्या यहाँ पे हु हैव अग्रीड, जब अग्रीड की बात आती है मतलब यहाँ पर क्या? अग्रीमेंट से मुराद एनी अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल इन लॉ दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जो है मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन इससे मतलब आप अग्रीमेंट भी ले सकते हैं यहाँ पर। अग्रीमेंट वो जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के दरमियान। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तब आपको इतना तो पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज़ का होना लाजमी होता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेशन क्या हो रही है कि भाई दो पर्सन्स लाजमी होंगे जिनको हम पार्टनर कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उन लोगों के दरमियान में। कॉन्ट्रैक्ट आपका वो रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरल भी हो सकता है। जब रिटन फॉर्म में होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मतलब उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना पार्टनरशिप को ज़्यादा आसान होगा। लेकिन जब वो ओरल में होगा तो पार्टनरशिप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन केस। ठीक है, तो लेकिन गुंजाइश हमारे पास दोनों की अवेलेबल है अंडर पार्टनरशिप 1972। अब जो है एक मज़े की बात यहाँ पर ये आती है कि पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही बन सकती है। ना ये आपकी स्टेटस से बनेगी, ना ही आपकी ऑपरेशन ऑफ लॉ से बन सकती है, और ना ही आपकी जो है इनहेरिटेंस से बन सकती है। अब इनसे क्या मुराद हो गया? स्टेटस से क्या मुराद है? भाई कॉन्ट्रैक्ट से ही पार्टनरशिप बनेगी ये बात तो तय है, लेकिन स्टेटस से मुराद क्या है? अक्सर हमारे पास क्या होता है, इसका हमें सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप एक्ट का वो बड़ा क्लैरिफाई करता है कि पार्टनरशिप ओनली अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट स्टेटस। सेक्शन 5 में ये बात क्लियरली लिखी गई है। लेकिन स्टेटस का मतलब क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि फैमिली बिजनेसेस हमारे पास होते हैं। अब एक फैमिली है फॉर एग्जांपल, उसके 6 अफराद हैं। वो 6 अफराद क्या करते हैं? एक फैमिली बिजनेस को, जॉइंट उनका बिजनेस है, उसको कंडक्ट करते हैं। उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी 6 में जो है वो डिवाइड भी होते हैं उसी तरीके से। लेकिन उनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना रिटन कॉन्ट्रैक्ट है ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट है।
बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, या उस ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा होने की वजह से कोई भी बंदा वहाँ पर हम उसकी जो है पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए आपका स्टेटस नहीं उनका फैमिली मेंबर होना नहीं, बल्कि उनके दरमियान में रिटर्न या ओरल कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी है। तो जब तक उनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हम उनके स्टेटस से जो है वहाँ पर पार्टनरशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंडली, ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्या मुराद है? ऑपरेशन ऑफ लॉ के कानूनी जो एक्ट्स होते हैं, एक्ट ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी का डिसीजन जैसे कोई कानून साजी कर दी वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। तो यहाँ पर फर्दर इस चीज़ को क्लैरिफाई करता चलूँ कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए भी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगी। ऑपरेशन ऑफ लॉ से मुराद कोई कोर्ट फैसला दे दे कि भाई आप जो है मिस्टर हैसन यू हैव टू अंडरटेक दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप, नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए वॉलंटरी विल होना, फ्री कंसेंट होना पार्टी की लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर फ्री कंसेंट होगी, वॉलंटरी कंसेंट होगी। तो कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला जो कोर्ट का होगा जो कि ये कहता है कि आप जो है पार्टनरशिप करें आपस में, वो फैसला इनइफेक्टिव होगा, पार्टनरशिप वैसे नहीं बन सकती। इन द सेम वे अगर कोई पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बना देती है, कानून में ये लिखती है कि फ़लाने बंदे जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप करें या आपस में पार्टनर्स होंगे, जब तक वो मेंबर्स नहीं चाहेंगे, जब तक वो मेंबर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उस ऑपरेशन ऑफ लॉ, उस कानून साजी के बावजूद जो है यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड यहाँ पर फैक्टर है वो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ऑन अ डेथ ऑफ अ पर्सन, एक बंदे की डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उसी जगह को सबरोगेट कर लेते हैं, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी सबरोगेट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ। तो इनहेरिटेंस कब खुलती है? जब बंदे की डेथ हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप चल रही थी, बनी हुई थी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनी हुई थी, वहाँ पर क्या होता है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब उस पार्टनर की डेथ के बाद जो है उसका लीगल हेयर क्या वहाँ पर उसकी जगह पर आकर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, जब तक जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर अग्री ना हो। तो एक इनहेरिटेंस के ज़रिए भी एक बंदा पार्टनर नहीं बन सकता जब तक उसके सर्वाइविंग पार्टनर जो है इस उसके साथ अग्रीमेंट ना कर ले कि हाँ ये जो डिसीज़ पार्टनर है इसकी जगह हम इसके बेटे को, बेटी को, वाइफ को, जो भी लीगल ले रहे हैं उसको एज अ पार्टनर अपने पार्टनरशिप के अंदर ले रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का। अब हम सेकंड जो है अपने इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पास आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। एसोसिएशन मतलब यहाँ पर लोगों की इकट्ठा होने की बात की जा रही है, लोगों का इकट्ठा होना। कितने लोगों का इकट्ठा होना? भाई जैसे कि हमने देखा कि चूंकि ये अग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन से मुराद यहाँ पर लोग एसोसिएट हो रहे हैं आपस में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा शख्स। तो चूंकि ये अग्रीमेंट के जरिए बनता है, अग्रीमेंट में कम से कम आपको पता है 2 पार्टीज़ होती हैं। अब एक बंदा खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक पार्टनरशिप के अंदर ये चीज़ तो इम्प्लाई है कि भाई कम से कम 2 पार्टीज़ वहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम पार्टीज़ कितनी होंगी? सवाल ये पैदा होता है, क्या एक पार्टनरशिप जो है वो अनलिमिटेड मेम्बर्स जो है अंडरटेक कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन ये बात जो है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1972 में नहीं लिखी हुई, हमें इसके लिए रेफ़र करना पड़ेगा सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट जो 2017 का है उसके सेक्शन 9 जो है सब सेक्शन 1 के मुताबिक कोई भी पार्टनरशिप होगी जो कि बिजनेस कंडक्ट के पर्पज़ के लिए बनाई गई है, और बाकी में पार्टनरशिप का पर्पज़ ये होता है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी एसोसिएशन जिसके मेंबर्स की तादाद 20 से बढ़ जाएगी उसको एज अ कंपनी उन्होंने रजिस्टर करवाना होगा, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है कि एक पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 20 होंगे, 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम लिमिट याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1972 के अंदर नहीं लिखी हुई, हमें वहाँ से मिलती है। तो एक पार्टनरशिप जो है एक एसोसिएशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा अशखास के दरमियान, लेकिन वो नंबर जो है वो 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि पार्टनरशिप में जो हम पर्सन की बात करें, यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन तो बताएं। भाई पर्सन आपका नेचुरल भी हो सकता है, पर्सन आपका ज्यूरिस्टिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं ये पर्सन जो है दोनों हो सकता है। नेचुरल पर्सन से मुराद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उसके अलावा ज्यूरिस्टिक जो पर्सन्स होते हैं जिनको हम
आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, जिनको हम क्रिएशन ऑफ लॉ कहते हैं, जिनमें हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं, दूसरी एसोसिएशंस वगैरह आ जाती हैं, वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर सकती हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लिविंग बीइंग भी आपस में एसोसिएशन बना सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप, और दो से ज़्यादा ज्यूरिस्टिक बॉडीज़, आर्टिफिशियल बॉडीज़ भी आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बना सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि ए कंपनी है, बी कंपनी है और सी कंपनी है। अब इन कंपनी के अलग मेंबर्स हैं, इस कंपनी के अलग मेंबर्स हैं, इस कंपनी के अलग मेंबर्स हैं, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी दे कैन इंटर इनटू एन पार्टनरशिप, और ये तीन पार्टनर्स काउंट किए जाएंगे वहाँ पर। तो मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन्स भी जो है इस एसोसिएशन का हिस्सा बन सकते हैं, एंड दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो अब हम देखते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट को। हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है इसका, वो है शेयर ऑफ बिजनेस। पहले बिजनेस को करते हैं, फिर हम शेयर ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। बिजनेस, अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस जो है टर्म को जो है पार्टनरशिप एक्ट 1972 के अंदर ही डिफाइन कर दिया गया है। सेक्शन 2B के मुताबिक जो है बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है, और उस डेफिनेशन में कहा गया कि बिजनेस इंक्लूड्स every kind of trade, every kind of occupation and profession। अब ये देख लें, यहाँ पर डेफिनेशन में बिजनेस का वर्ड आ गया है। मतलब ये जो पार्टनरशिप होती है ये सोल पर्पस का होता है, बिजनेस कंडक्ट करना, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं हो सकती। बिजनेस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। बिजनेस की जो ऑर्डिनरी मीनिंग की होती है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जिसमें आप गुड्स या सर्विसेज को जो है सेल कर रहे होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक कंसिडरेशन। यहाँ पर जो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है बिजनेस की, इसको हम इंक्लूसिव डेफिनेशन कर दें, जो कि कहती है इंक्लूड्स। तो उसमें सबसे पहले उसने कहा बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड। ट्रेड मतलब यहाँ पर कमोडिटीज़ की एक्सचेंज की बात हो रही है, लाइक अशिया की खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना। ऑक्यूपेशन से मुराद ये एक जनरल ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आपका कोई भी ऑक्यूपेशन आपका ट्रेड भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, मतलब आपका पेशा। ऑक्यूपेशन इन्होंने जनरल टर्म यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों टर्म्स स्पेसिफिक हैं। ऑक्यूपेशन जो है वो जनरल है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आप अपनी स्किल्स दे रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। प्रोफेशन एक स्किल्ड बंदे का काम होता है जो कि अगेंस्ट कंसिडरेशन अपनी सर्विसेज स्किल्स वगैरह वहाँ पर यूटिलाइज कर रहा होता है, अपनी लेबर दे रहा होता है। तो इसी तरीके से ट्रेड हो गया भाई कमोडिटीज़ एक्सचेंज करना, प्रोफेशन हो गया कि स्किल्स वगैरह सर्विसेज वगैरह देना, ऑक्यूपेशन फिर जनरल, ये बाकी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लेता है कि भाई बिजनेस में हर वो एक्टिविटी आ जाएगी जो कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस की जाती है। बिजनेस मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसका पर्पस जो है आपकी पार्टनरशिप का वो बिज़नेस होना लाजमी है। अगर आपकी पार्टनरशिप का पर्पस जो है वो बिज़नेस नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1972। फिर उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ यहाँ पर आ जाता है, फोर्थ एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो एक बिजनेस जो हमारे पास एक पार्टनरशिप होती है उसके लिए ये भी लाजिम है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट का रेशो कितना होगा, प्रॉफिट का रेशो भाई वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है या अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट शेयर भी हो सकता है, जो भी अपने एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट की बात जब हो जाती है अग्रीमेंट के अंदर आप कोई भी प्रॉफिट शेयर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स थे, वो कह सकते हैं ए का इतना शेयर होगा, बी का इतना होगा, सी का इतना होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा ही नहीं होगा किसका कितना प्रॉफिट है, तो क्या किसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा या एक ही बंदा सारे प्रॉफिट्स ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम रेफर करेंगे सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 13 क्या कहता है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, के जहाँ पर आपकी जो है कोई कंट्राडिक्टरी आपकी वहाँ पर कोई इंटेंशन ना आ रही हो, मतलब आपका कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर एग्रीमेंट मौजूद ना हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ आपने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए पार्टनरशिप का और आपने उसमें शेयर्स के बारे में नहीं लिखा, तो ऐसी सूरत में इन द एब्सेंस ऑफ दैट कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो है जो मेंबर्स होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे एक पार्टनरशिप के, वो इक्वली प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, वो इक्वली जो है लॉसेस भी शेयर करेंगे। एक मजे की बात यहाँ में ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, ये सिर्फ ये कहती है कि प्रॉफिट्स को शेयर होने की बात हो रही है यहाँ पर लॉसेस को शेयर होने की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे मेंबर्स भी हो सकते हैं जो लॉस शेयर नहीं करते, लॉस हो सकता है कि मेंबर बियर करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी जो है पार्टनर्स आपस में शेयर्स भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो भी लॉसेस होंगे वो भी इक्वली जो है बियर करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है लेकिन प्रॉफिट्स का यहाँ पर शेयर करना लाजमी है। इट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। लॉसेस का शेयर करना लाजमी नहीं है। हो सकता है कि ए, बी एंड सी 3 बंदे आपस में पार्टनरशिप करते हैं। ए कहता है कि मेरा 30% शेयर होगा, बी का जो है 30% शेयर होगा और बाकी जो आपका 40% बचा है वो सी का शेयर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गए इनके प्रॉफिट के शेयर्स। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि सी कहता है कि भाई मैं जो है लॉस वगैरह बियर नहीं करूँगा, वो चीज़ आप देखेंगे। 50% ये बियर करता है, 50% ये बियर करता है, तो क्या सी यहाँ पर पार्टनर नहीं होगा? सी बिल्कुल पार्टनर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास जिस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का इंग्रेडिएंट होना लाजमी है। अगर यहाँ पर इन केस ये होता है कि ए सी जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर नहीं करता, सी को प्रॉफिट्स नहीं देते वो, ठीक है, और ये जो 50% ये रखता है, 50% जो है ए रख लेता है, तो ऐसी सूरत में क्या सी पार्टनर होगा? सी पार्टनर नहीं होगा, बिकॉज वी हैव मिस्ड आउट अ वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है, दैट इज़ इमटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी जहन में रखिएगा। अब एक और यहाँ पर टेक्निकल सवाल ये पैदा होता है, क्या हर वो बंदा जो कि एक बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर कर रहा है, क्या वो पार्टनर कहलाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपकी जो सेक्शन 6 है वो इस चीज़ को फर्दर, सेक्शन 6 की जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो इस चीज़ कुछ ऐसे अशखास का वो जिक्र कर रही है वहाँ पर जिनको बिज़नेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से शेयर तो दिया जाता है, बट दे आर नॉट द मेंबर्स, बट दे आर नॉट द पार्टनर्स। जैसे कि हमने पहले पिछली अपने इंग्रेडिएंट में डिस्कस किया इनहेरिटेंस वाले में कि एक बंदा जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू अगर शेयर्स तो ले सकता है प्रॉफिट के, बट बाय द विर्च्यू ऑफ दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दैट शेयर जो है उसको पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जब तक पार्टनर्स आपस में सर्वाइविंग पार्टनर्स अग्री ना हो इसके ऊपर। इन द सेम वे जो है कुछ ऐसे भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें किसी बंदे को वेजेस दी जा रही है, तो क्या वो जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स हैं उस बंदे को जो दिए जा रहे हैं एज अ वेज दिए जा रहे हैं या एज अ कोई दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर हमारे पास लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर वो अपने बेनिफिट्स तो ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब सिंपली वो बिजनेस के प्रॉफिट्स में से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पार्टनर्स नहीं हो सकते। ये एक एक्सेप्शन है इस रूल की। ठीक है, तो आप सिर्फ एक बंदा अगर शेयर ले रहा है इससे ये बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं होता कि वो बंदा उस पार्टनरशिप के अंदर एज अ पार्टनर जो है शेयर ले रहा है, वो जो है सेक्शन 6 के अंदर हमारे पास फॉल कर सकता है। तो ये हो गया हमारा 4th एसेंशियल। इसके बाद जो है सबसे इंटरेस्टिंग और जो है सबसे जो है टेक्निकल हमारे पास एसेंशियल है वो है म्यूचुअल एजेंसी। अब ये 2 वर्ड्स हैं, दोनों को अलग अलग इलैबोरेट करता हूँ। एजेंसी से मुराद क्या है? एजेंसी से मुराद यहाँ पर हमारे पास हो जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ कर रहे हैं। तो एजेंसी में क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ऑथराइज़ करता है कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम करें। तो जब वो बंदा उस ऑथराइज़ करने वाले के बिहाफ पर वो काम करता है तो ऐसे समझा जाता है जैसे कि वो ओरिजिनल ऑथराइजिंग बंदे ने ही काम किया है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, अपना सिंपली एक एजेंट अपॉइंट कर रहा है कि मेरे बिहाफ पर आप ये काम कर आए। म्यूचुअल एजेंसी से मुराद क्या है? म्यूचुअल एजेंसी से मुराद जितने भी पार्टनर्स हो गए इन सबके दरमियान में एक म्यूचुअल एजेंसी है। ये सारे एक दूसरे के एजेंट भी हैं, ये सारे एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी है। इन तीनों के दरमियान में म्यूचुअल एजेंसी होगी। किस तरीके से होगी? ए जो है वो प्रिंसिपल भी है, 2 रोल जो है प्ले कर रहे होंगे सब, और सी जो है वो एजेंट भी है। एजेंट किसका? बी का भी और इसका भी। प्रिंसिपल किसका? इसका भी, इसका भी। तो इसी तरीके से जो बी है, बी के भी 2 रोल्स हैं। बी का पार्टनर वो प्रिंसिपल भी है, वो एजेंट भी है। किसका? सी का और ए का। और ए जो है वो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। किसका? बी का और सी का। अब इससे मुराद क्या हुआ? फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन की जो आखिरी लाइन है ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर तो जो है वो सारे बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर एजेंसी की बात नहीं आती, वहाँ पर किसी मतलब किसी के बिहाफ पर काम करने की बात नहीं आ रही, म्यूचुअल एजेंसी की बात नहीं आ रही। लेकिन इन केस जो है यहाँ पर ये होता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो वो जब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जब वो बंदा सबके लिए काम कर रहा होगा तो वो एज अ एजेंट काम कर रहा होगा, और जो दूसरे लोग होंगे जिनके बिहाफ पर काम किया जा रहा होगा, जो दूसरे पार्टनर्स होंगे, वो एज अ प्रिंसिपल वहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे।
तो इसी तरीके से जो भी पार्टनर जो है एज अ एजेंट वहाँ पर काम करेगा, उनके दरमियान में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। तो उस पार्टनर के जो भी एक्ट्स वगैरह होंगे जो कि एज अ एजेंट कर रहा होगा, वो बाउंड करेंगे किसको, उसके प्रिंसिपल को। लेकिन सो फार एज वो अपने बिजनेस के जो वर्क का स्कोप है उसके अंदर रहता है। लेकिन अगर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो ऐसी सूरत में उसके जो भी एक्ट्स वगैरह होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे उसके प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का, कि हर पार्टनर के दो रोल होंगे, वो प्रिंसिपल भी होगा हर दूसरे पार्टनर का और हर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होगा। अब इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है कि ए, बी और सी हमारे पास 3 पार्टनर है। डी जो है इनसे डील करना चाह रहा है। ए और बी ये कहते हैं सी को कि आप जाएं और आप हमारे बिहाफ पर इससे जाकर डील करें। सी जो है डी के साथ डील करता है। सी और डी के दरमियान में डील हो जाती है कि भाई हम जो है फॉर एग्जांपल गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 जो है बेल्स ऑफ कॉटन हम जो है गुड्स में ले लेते हैं। सी ये कहता है डी को हम आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन देंगे, ठीक है। और डी कहता है कि ठीक है मैं इसके बदले में जो है आपको 1 लाख की कंसिडरेशन दूंगा। अब इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्चुअल में था तो इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइंडिंग होगा बी के ऊपर ए बी और ए के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया तो किया, लेकिन बीइंग एन एजेंट ऑफ बी और ए जो है वो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर एक म्यूचुअल एजेंसी इम्प्लाइड होती है, ये एक्सप्रेस नहीं होती, इम्प्लाइड होती है। कोई भी एजेंट किसी दूसरे कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर जो है एज फार एज दे आर इन द स्कोप ऑफ देयर वर्क, एज फार एज दे डू नॉट एक्सीड देयर अथॉरिटी, जो है वो एक अग्रीमेंट कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो कि बाइंडिंग होगी दूसरे पार्टनर्स के ऊपर, बिकॉज ही हैज़ डन दैट एक्ट बीइंग एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये जो है म्यूचुअल एजेंसी का हमारा जो है यहाँ पर 5th एलिमेंट इसमें आ जाता है। अब हमारे पास जो है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखेंगे कि एक फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इनके दरमियान पार्टनरशिप है? नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम जो है वही 100 कॉटन के जो है बेल्स हम ले लेते हैं कि ख़रीदेंगे, और ख़रीदने के बाद हम इनको आगे बेचेंगे नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ख़रीदने के बाद हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 50 बेल्स ये रखेगा, 50 बेल्स जो है ये रखेगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं हो रही। उन्होंने कॉटन ख़रीद कर सिर्फ आपस में डिवाइड करनी थी। बीइंग यहाँ पर को ओनर्स तो वो कहला सकते हैं लेकिन वो पार्टनर्स नहीं कहला सकते। इन दी सेम वे जो है अगर कोई बंदा सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो प्रॉफिट शेयर करने की वजह से वो पार्टनरशिप वहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ उनके दरमियान में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है तो ऐसी सूरत में भी हम वहाँ पर पार्टनरशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इन दी सेम वे जो है अगर बिजनेस वो लोग कर रहे हैं लेकिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स में से कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है फिर भी जो है वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसी तरीके से वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमने सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 2 की बात की, तो वो प्रॉफिट्स तो शेयर कर रहे हैं लेकिन बाय मीन्स ऑफ शेयरिंग ऑफ दोज प्रॉफिट्स वो लोग क्या है वो उस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स नहीं बन सकते, पार्टनरशिप वहाँ पर डिटरमाइन नहीं हो सकती। तो एक पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए लाजिम होता है कि एज अ होल सारे फैक्ट्स को देखा जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एज अ होल देखें। देखने के बाद जो है हम ये डिसाइड करें कि क्या ये सारे एलिमेंट्स जो हमने अभी 5 डिस्कस किए हैं ये पूरे हो रहे हैं। अगर तो पूरे हो रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है एंड दैट पार्टनरशिप इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1972। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।